Assalamu alaikum everyone. You are watching Juris Tales and this is me कायनात फातिमा। आज मैं एक न्यू लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसके अंदर हम बैंकिंग लॉ के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज हम अपने सबसे पहले टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ड्यूटी ऑफ कस्टमर्स। वैसे तो कस्टमर्स की जो ड्यूटीज़ हैं उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि डिफरेंट लॉज के अंदर हमें डिफरेंट जगहों पर मेंशन हुए भी मिलेंगे। बट हम आज के इस लेक्चर के अंदर पर्टिकुलरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी ऑफ फाइनेंस ऑर्डिनेंस जो हमारे पास मौजूद है 2001 का, हम पर्टिकुलरली उसके अंदर जो सेक्शन है जो ड्यूटीज़ ऑफ कस्टमर का बता रहा है तो हम सिर्फ पर्टिकुलरली उसी सेक्शन को डिस्कस करेंगे। अब इस ऑर्डिनेंस का पर्टिकुलरली सेक्शन 3 है जो कि ड्यूटी ऑफ कस्टमर से डील कर रहा है। यहाँ पर हमें 3 ड्यूटीज़ बताई जा रही हैं। सबसे पहली ड्यूटी तो अगर मैं आपको जनरली इसमें बताऊँ अगर तो सबसे पहले बताया जा रहा है कि जो ऑब्लिगेशंस हैं जो कस्टमर को दी गई हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से वो तमाम फुलफ़िल करेगा। अगर वो फुलफ़िल नहीं करता, डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो फिर उसके लिए हमारे पास सब सेक्शन 2 आ जाता है एंड देन सब सेक्शन 3 के अंदर फर्दर अगर उसके ऊपर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स हो जाती हैं तो फिर आगे के उस मामलात के लिए हमारे पास सब सेक्शन 3 मौजूद है। तो अब हम एक एक करके इन तीनों को देखते हैं। उससे पहले हमें वर्ड ऑब्लिगेशन समझना होगा जो कि हमारे इसी ऑर्डिनेंस के अंदर जो हमारा सेक्शन 2 है जो डेफिनेशन क्लॉज है वहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड हुआ, वहाँ पर डिफ़ाइन हुआ है। लेकिन उन ऑब्लिगेशंस को समझने से भी पहले हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि कस्टमर आखिर कस्टमर से मुराद क्या है, यहाँ पर इस कस्टमर की डेफिनेशन के अंदर कौन कौन फॉल करता है। सो फर्स्टली बताया जा रहा है कि कोई ऐसा बंदा जिसको फाइनेंस प्रोवाइड किया गया है, मतलब जो भी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उन्होंने कोई भी फंड्स उसको जो मॉनेटरी फॉर्म में है, जो मनी की फॉर्म में है, उस बंदे को दिए हैं, वो बंदा कस्टमर है। ठीक है, अब वो जो बंदा है या वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बेसिकली वो विद इन दी पाकिस्तान भी हो सकता है और आउटसाइड द पाकिस्तान भी हो सकता है। मे बी कोई ऐसा बंदा है जो पाकिस्तान में रहता है बट उसने किसी फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ये फाइनेंस लिया है, ठीक है, ये मॉनेटरी फंड्स लिए हैं, तो वो भी बंदा कस्टमर की डेफिनेशन में फॉल करेगा। इसके साथ साथ इवन वो बंदा भी जिसके बिहाफ के ऊपर गारंटी या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो बनाया गया है, इशू किया गया है। ठीक है, अब इस चीज़ से मुराद क्या है? देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि अगर जब कोई पर्सन लोन ले रहा होता है तो वो अपने नाम से नहीं लेता, वो अपने किसी फैमिली मेम्बर के नाम से ले रहा होता है। ठीक है, तो जो लेटर बनते हैं उसके ऊपर किसी और का नाम होता है और जो हैंड ओवर की गई होती है अमाउंट वो किसी और पर्सन के हाथ में दी गई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वो दोनों के दोनों कस्टमर की डेफिनेशन में फॉल कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे पास श्योरिटी और इंडेमनीफायर आ जाते हैं जो बेसिकली गारंटी लेते हैं कि अगर ये बंदा इन केस डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो हम जो है वो पे करेंगे जब लाइबिलिटीज़ जो इनके ऊपर फॉल कर जाती है। ठीक है, थर्ड पार्टी के ऊपर जब चली जाती है लाइबिलिटीज़ इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट तो वो भी कस्टमर की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। अब कस्टमर की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम ऑब्लिगेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। बेसिकली ऑब्लिगेशन के अंदर तमाम वो एग्रीमेंट्स आ जाते हैं जो कि कस्टमर अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ करता है। ठीक है, उनके दरमियान जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं वो तमाम की तमाम ऑब्लिगेशंस होती है कस्टमर की। ठीक है, उसके अलावा जो भी वारंटीज़ वगैरह इशू की जा रही होती हैं कस्टमर के अगेंस्ट वो भी उसकी ऑब्लिगेशन होता है। और इवन कस्टमर के ऊपर एक और भी ऑब्लिगेशन है कि इस ऑर्डिनेंस के अंदर जितने भी रूल्स बताए गए हैं, जितनी भी ड्यूटीज़ इम्पोज की जा रही हैं वो तमाम की तमाम कस्टमर की ऑब्लिगेशंस हैं। अब कस्टमर एंड ऑब्लिगेशंस को समझ लेने के बाद हम वापस अपने सेक्शन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहला सब सेक्शन 1 के अंदर बताया जा रहा है कि जो जो भी ऑब्लिगेशंस हैं कस्टमर की वो तमाम की तमाम उसकी ड्यूटीज़ हैं और वो एनी हाउ उसने हर हाल में शैल भी जब लिखा होता है तो यानी कि वो लाजिम होता है कि उसने एनी हाउ उनको फुलफ़िल करना ही करना है। ठीक है, तो वो तमाम के तमाम अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करेगा। अब सब सेक्शन 2 के अंदर बताया जा रहा है कि अगर वो जो कस्टमर है वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है अपनी ड्यूटीज़ को, अपनी ऑब्लिगेशंस को डिस्चार्ज करने में, तो फिर अब क्या होगा? ठीक है, तो अब उसके बारे में यहाँ पर हमें बताया जा रहा है। तो डिफ़ॉल्ट की सूरत के अंदर कस्टमर जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेगा। अब यहाँ पर एक काफ़ी हमारे लिए इंटरेस्टिंग बात है कि जो हमें पता है कि नॉर्मली क्या होता है कि जब
बंदा डिफ़ॉल्ट कर जाता है, जब कस्टमर डिफ़ॉल्ट करता है तो उसने इंटरेस्ट पे करना होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर प्रिस्क्राइब्ड होता है। बट हमारे पाकिस्तानी लॉ में हर हम जानते हैं कि इस्लाम के अंदर इंटरेस्ट जो है वो अलाउ नहीं है। इस पर्सपेक्टिव को मद्देनज़र रखते हुए परवेज़ मुशर्रफ साहब जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ये ऑर्डिनेंस बेसिकली दिया था। तो उन्होंने यहाँ पर इंटरेस्ट का वर्ड यहाँ पर नहीं शामिल किया, बल्कि यहाँ पर शामिल किया गया है कॉस्ट ऑफ फंड्स। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या चीज़ है? कॉस्ट ऑफ फंड्स बेसिकली वो अमाउंट है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने नुकसानात की भरपाई के लिए ले रहा होता है। ठीक है, कस्टमर के ने जो अपनी ड्यूटी ब्रीच की है उसकी वजह से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को नुकसानात होते हैं, तो यहाँ पर इस सिनेरियो के लिए डिफ़ॉल्ट के केस में सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो अपने नुकसानात की जो पेमेंट है वो ले रहा होता है। अब ये जो पेमेंट है वो कैसे डिसाइड होगी, इसमें इसी सेक्शन के अंदर हमें बता दिया गया है कि वो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब कर देगा फ़ंड्स को मद्देनज़र रखते हुए, यानी उस मॉनेटरी अमाउंट को मद्देनज़र रखते हुए ये ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड हुआ हुआ है कि इतनी अमाउंट होगी तो उसके ऊपर इतना कॉस्ट ऑफ फंड्स चार्ज हो सकता है। तो उसी के मुताबिक जो है इंस्टीट्यूशन जो है वो चार्ज करेगा। इसके अलावा कस्टमर ने जो अपनी ड्यूटी ब्रीच की है, इसकी अगर किसी भी लॉ के अंदर कोई भी लाइबिलिटीज़ इंक्योर हो रही हैं उस कस्टमर के ऊपर, कोई भी मतलब पेनल्टीज़ वगैरह लग रही हैं उस कस्टमर के ऊपर, चाहे वो सिविल नेचर की हो या वो क्रिमिनल नेचर की हो, वो भी मतलब कस्टमर लायबिल है कि उनको भी फुलफ़िल करेगा, उन लाइबिलिटीज़ को भी फुलफ़िल करेगा। ठीक है, यानी कि ये जो कॉस्ट ऑफ द फंड्स है ये अलग अमाउंट है और लाइबिलिटीज़ जो वो अलग हैं। ठीक है, दोनों को अब कस्टमर जो है वो बेयर कर रहा होगा। इवन जो कॉन्ट्रैक्ट रहा है उसका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, अगर उसके अंदर भी कोई ऑब्लिगेशंस हैं डिफ़ॉल्ट के केस के अंदर, तो फिर वो भी फुलफ़िल करेगा। अब सब सेक्शन 3 को हम देखते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सब सेक्शन 1 के अंडर जो भी कस्टमर अपनी ऑब्लिगेशंस को ब्रीच कर रहा है, ठीक है, तो अब उसके ऊपर मसला जो है वो कोर्ट भी जा सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर अगर कोर्ट जो है अपनी जजमेंट के अंदर जजमेंट के साथ डिक्री पास करती है, ठीक है, उस डिक्री के अंदर वो कंफर्म करेगी कि वो तमाम चार्जेस के किस तरह से अब उसने पेमेंट करनी है। ठीक है, सब सेक्शन 2 को मद्देनज़र रखते हुए जो है जजमेंट पास की जाएगी। ठीक है, डिक्री के अंदर प्रेस्क्राइब किया जाएगा कस्टमर की फ़र्दर ऑब्लिगेशंस को कि अब उसने मज़ीद आगे उसकी क्या ड्यूटी बनती है कि किस तरह से वो रीपेमेंट करेगा, क्योंकि अब वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है। ठीक है, अगर ईज़िली बोला जाए तो सिंपली जजमेंट के अंदर वो जो कॉस्ट ऑफ द फंड्स है, ठीक है, वो बेसिकली दोबारा से प्रेस्क्राइब करवाई जा रही होगी इस डिक्री के अंदर। ठीक है, और फिर उस कस्टमर ने उस डिक्री के मुताबिक जो है वो रीपेमेंट करनी है। सो दैट वॉज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का लेक्चर बहुत ही आसान था और आप लोगों को बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा। लेकिन स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है या आप किसी भी इसी टॉपिक में से कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ है जिसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।